हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उनको कैसे लिखते हैं और उनको कैसे बैलेंस करना होता है। आज के लेक्चर में इसको बैलेंस करना भी सीखेंगे हम, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है इसका। और उससे पहले ये जानना जरूरी है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। आप लोगों ने सराउंडिंग में अपने आसपास डेली लाइफ में देखा होगा कि अगर हम गर्मियों के दिनों में अगर दूध को ऐसे ही खुला छोड़ दें काफ़ी टाइम तक तो क्या होता है, ख़राब हो जाता है ना। या फिर दूसरा आपने देखा होगा कि सर्दियों के दिनों में ह्यूमिडिटी हो जब एटमॉस्फेयर में, तब आयरन की नेल को या फिर आयरन के किसी ऑब्जेक्ट को खुला छोड़ दें तो क्या हो जाता है, रस्टिंग आ जाती है, जंग लग जाती है उस पर। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं डेली लाइफ में जो चेंजेस होते हैं जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। आपने भी पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जैसे कि दूध से दही तो बन गया, लेकिन क्या हम दही से दूध बना सकते हैं? नहीं ना। तो वही केमिकल चेंजेस है। तो केमिकल चेंजेस बहुत तरीके से हो सकते हैं। केमिकल चेंजेस में स्टेट चेंज हो सकती है, जो भी सब्सटेंस है सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। कलर चेंज हो सकता है, ठीक है। और गैस भी निकल सकती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे कि हम किसी भी एसिड में कोई भी अगर मेटल मिलाते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें हमने कोई मेटल पार्टिकल डाल दिया, जिंक डाल दिया, आयरन के पार्टिकल डाल दिए, तो उसमें से गैस निकलेगी, इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, सॉरी। और दूसरा क्या हो सकता है, ये सभी केमिकल रिएक्शन के होने के साथ साथ चेंज इन टेम्परेचर में भी चेंजेस हो सकता है। जैसे कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो जाती है घर में, तो उसका टेम्परेचर आप देखेंगे थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। या फिर जो वेजिटेबल वेस्ट कूड़ा जो पड़ा होता है, कूड़े को अगर कूड़ा जो बहुत दिनों तक सड़ता रहता है तो उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सब टेम्परेचर भी, और उसमें क्या केमिकल चेंजेस होते हैं इसी वजह से। तो केमिकल चेंजेस किसे बोलेंगे? जहाँ पर केमिकल, जब स्टेट चेंज हो, कलर चेंज हो और गैस निकले कोई भी, और टेम्परेचर इंक्रीज हो, तो ऐसे केसेस में केमिकल चेंजेस होते हैं। और जब केमिकल चेंजेस होंगे तो बोलेंगे कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। तो केमिकल रिएक्शन हुई है, जैसे एक एग्जांपल है मैग्नीशियम रिबन को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर जलाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम, इसको हम लिखेंगे कैसे? व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस बड़े से फॉर्म को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों को हमने मिलाया, जलाया, तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो इसको हम बर्ड इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं बर्ड इक्वेशन, ठीक है। लेकिन हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही फार्मूला होता है MgO। तो इस तरीके से हम इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए सिंबल का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो जो रिएक्ट कर रहा है इक्वेशन में, ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ से बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो पार्टिकल्स, जो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेते हैं चेंज होने से पहले, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो बनता है केमिकल रिएक्शन के बाद उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन कौन है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। प्रोडक्ट कौन सा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये एरो इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन जो है इस साइड से इधर की ओर हो रही है, डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ना कि उल्टा। अगर एरो इधर होता तो इधर होता, इससे ये बन रहा होता, बट ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट समझ में आ गए। और रिएक्टेंट्स को लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट बनते हैं राइट साइड में। अब एक बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एटम काउंट कीजिए मैग्नीशियम के RHS और LHS में। RHS, ये तो LHS है, LHS और RHS। यहाँ पे एलिमेंट काउंट करिए मैग्नीशियम के कितने हैं। मैग्नीशियम के यहाँ पे कितना है? 1, और यहाँ पर भी 1। और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पे? इस तरफ तो 2 एटम है,
O2 लिखा है, यहाँ पे बनी है ना। तो अभी बताइए कि यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे एक ही एटम है। मैग्नीशियम के तो दोनों तरफ बराबर हैं, इक्वल है, बट ऑक्सीजन का नहीं है। तो ये ऑक्सीजन का एक एटम गया कहाँ? क्या ऐसा हो सकता है कि हमने दो की रिएक्शन कराई, एक ही मिला, एक कहाँ गया? वो भी तो होना चाहिए। हमने पढ़ा है मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या होता है, मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो मास गया कहाँ ऑक्सीजन का? तो ये भी होना जरूरी है, मतलब कि इधर राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जो टोटल मास है वो इक्वल होना चाहिए। मतलब कि इस साइड भी 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। वो कैसे होंगे? अगर हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 2 लगा दें तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन इक्वल हो गए। इसके इक्वल होने से मैग्नीशियम यहाँ तो 2 हो गया, मतलब यहाँ पे यहाँ पे कितने हो गए? 2 मैग्नीशियम हो गए यहाँ पे, बट यहाँ पे 1 रहा, तो यहाँ पर भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन को देखिए, क्या मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों साइड बराबर हैं? मैग्नीशियम 2, यहाँ पर भी 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर भी 2, 1 इसकी मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 2। तो इसको बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये कैसी होगी? बैलेंस होगी, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन बैलेंस हमको करनी होती है, इसलिए क्योंकि मास ऑफ कंजर्वेशन इनवैलिड हो जाएगा, फेल हो जाएगा नहीं तो, अगर बैलेंस नहीं लिखेंगे तो। और जो बैलेंस नहीं होती है उन इक्वेशन को बोलते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब इस तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो CH3OH बनता है। अब इस इक्वेशन में देखेंगे क्या ये बैलेंस है? बैलेंस चेक करने के लिए सबसे पहले हम चार्ट बना लेते हैं RHS और LHS का। LHS और इधर RHS और यहाँ लिखेंगे एलिमेंट। एलिमेंट कौन कौन से हैं? कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस साइड कार्बन कितने हैं? 1, और यहाँ पर 1 राइट हैंड साइड में। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 एटम हाइड्रोजन के, और इधर हाइड्रोजन 3 और 1 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के कितने एटम है? यहाँ पर 1 है, 1, और यहाँ पर भी 1 है। तो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन तो इक्वल है, कार्बन भी इक्वल है, कार्बन और ऑक्सीजन इक्वल है, बट हाइड्रोजन इक्वल नहीं है। तो हाइड्रोजन को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस तरफ 2 है, इस तरफ 4 है, तो इधर 4 करना पड़ेगा। मतलब कि इसको 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और मल्टीप्लाई हम यहाँ करते हैं आगे। अब देखिए 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, सब चीज इक्वल हो गई, कार्बन भी 1 हो गया, ऑक्सीजन भी, ठीक है। तो ये होगी बैलेंस इक्वेशन। इस तरीके से उसको बैलेंस करेंगे। अब एक थोड़ी बड़ी इक्वेशन लेते हैं। आयरन का वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो Fe3O2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये रस्टिंग की इक्वेशन है। जब आयरन को हम छोड़ देते हैं ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में तो रस्टिंग हो जाती है, फेरस ऑक्साइड बन जाएगा ये। तो वो वाली इक्वेशन है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, एलिमेंट लिखेंगे। एलिमेंट LHS में कितने एटम है और RHS में कितने एटम है? किसके? आयरन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन, यही 3 तो हैं, और कुछ तो नहीं है। बस ये टेबल बना लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कभी भी। और सभी हम नोट कर लेंगे कितने कितने हैं। LHS में आयरन कितना है? Fe1, इधर 3, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 है ना। ऑक्सीजन 1, ये ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पर
तो केवल हाइड्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन इक्वल है 2 ना ऑक्सीजन बैलेंस है ना आयरन। तो अब क्या करें इसके लिए? तो सबसे पहले एक बात याद ध्यान रखेंगे, ये जो एलिमेंट लिखा हुआ है इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं इसके लिए कि हमको इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, जो भी लिखना है इसके बाहर लिख सकते हैं हम, इधर इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस अंदर कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। तो बस वो बताने के लिए बता दिया कि अंदर कुछ नहीं लिखा जाता है, बाहर मल्टीप्लाई होती है जो भी होती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा अनबैलेंस्ड है यहाँ पे ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। सबसे ज़्यादा आइटम किसके अनबैलेंस्ड है? ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 1 है, तो क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 4 से मल्टीप्लाई करने पर इस साइड 4 ऑक्सीजन कहाँ से मल्टीप्लाई होगा? ऑक्सीजन यहाँ पे है तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। वो ऑक्सीजन बैलेंस होने के साथ साथ हमारा क्या हो गया? हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। देख रहे हैं हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए? अब यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो गए, अब यहाँ 2 नहीं रहे, यहाँ पे 8 हो गए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो गए तो उधर भी हमको हाइड्रोजन 8 करना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक। अब बचा क्या? आयरन, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो क्या करेंगे इधर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें। अब ध्यान से देखिए 3 आयरन यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 2 8 है। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है। तो देख रहे हैं कि बैलेंस हो गई, तो बैलेंस फाइनल लिख देंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी? 3Fe प्लस 4H2O इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस 4H2O। तो ये हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीका होता है सॉल्व करने का। एग्जाम में आपको अगर बैलेंस करने को आए तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे और इस तरीके से कोई गलती होगी भी नहीं। अब वैसे तो आप बहुत शॉर्ट में भी बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में बैलेंस करने को स्पेशली आता है, तो इसलिए हमको बैलेंस करके दिखाना